बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 1 व कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन स्पीच। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 के इकोनॉमिक्स विषय पर और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे विकास नीतियां अनुभव के बारे में। यानी 1947 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या विकास हुआ, उस दौरान क्या क्या नीतियां बनाई गई, हमने क्या क्या फील किया, अनुभव किया और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल की और सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, उस पर ही इस यूनिट पर चर्चा करेंगे। जिसमें आज हम चैप्टर फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इससे पहले हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन गुलाम थे और करीब 200 साल तक हम उनके अधीन रहे, उपनिवेशिक में रहे। फाइनली एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद, हमारे बहुत से स्वतंत्रता सैनिकों के बलिदान के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद हमने हमारी अर्थव्यवस्था को उत्थान के लिए, विकास के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो बच्चों, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर की बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत एक धनी राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाता था, एक संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में गिना जाता था। भारत में प्रारंभ में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन मुगल काल के उपरांत भारत में ब्रिटिश शासन आया और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना शुरू किया। शासन के नाम पर इन्होंने शोषण किया, यानी वोट डालो राज करो की नीति से हमारे राजाओं को आपस में झगड़ा कर इन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था शत विशत हो गई। यानी फाइनली अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था गर्त की ओर चली गई। इस दौरान लंबे संघर्ष के बाद भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उस आजादी के बाद भी उस अर्थव्यवस्था के जख्म हमको देखने को मिले। यानी भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न की समस्या थी, पर्याप्त खाद्यान्न नहीं था, खाने की समस्या थी। इसके अलावा हमारे व्यापार खत्म थे, हमारे पास उन्नत तकनीकों का अभाव था, पूंजी का अभाव था। तो कहीं ना कहीं कई चीजों की कमी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था उत्थान नहीं कर पाई। फाइनली देश आजादी के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का दौर शुरू हुआ। तो बच्चों, आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अर्थव्यवस्था, जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दौरान भारत की स्थिति क्या थी, पहले इस पे चर्चा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारत के आर्थिक नियोजन में क्या क्या प्रयास किए गए। यानी आज हम इकोनॉमिक्स में इस मेजर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इसी से हमें पता चलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। बच्चों, एक बात तो बताना चाहूंगा, कक्षा 11th में अर्थशास्त्र का केवल बेसिक बातें बताई गई और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही इसमें बताया गया है। जब आप कक्षा 12th में जाओगे तब आपको अर्थशास्त्र की ब्रांचेज पढ़ने का मौका मिलेगा, उसमें आप माइक्रो मैक्रो ये चीजें पढ़ोगे। लेकिन 11th क्लास में हम इंडियन इकोनॉमिक्स पे ही चर्चा करेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था कैसे संपन्न थी और किस प्रकार अंग्रेजों के आगमन के बाद, उनके द्वारा शासन करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे गर्त की तरफ चली गई और बाद में इसके उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 1 पर।
देखिए, भारत का आर्थिक विकास हुआ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति काफी दयनीय थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, महान अर्थशास्त्री मार्शल ने भी कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार मुद्रा के चारों तरफ, मुद्रा को लेने के लिए, करेंसी को लेने के लिए, रुपए के लिए पूरा अर्थतंत्र चक्कर लगाता है, उसी प्रकार अंग्रेजों, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रिटिश शासन के अंडर में भारत सहित और भी एशिया के कई देश, यूरोप की कई कंट्रियां अंग्रेजों के अधीन थी, ब्रिटेन के अधीन थी, हम भी उनके उपनिवेश थे। अंग्रेजों के द्वारा भारत सहित कई देशों में उनका शासन चला, लेकिन भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण देश था। इसलिए इंपॉर्टेंट बात कही विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने कि भारत वह धुरी है, ध्यान रखिएगा, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये भारत ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो ब्रिटिश शासन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ब्रिटिश शासन के लिए भारत उन्हें एक अच्छा साधन के रूप में काम आ रहा था, क्योंकि हमारे से कच्चा माल उनके लिए जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में उस दौरान औद्योगिक विकास में गति की और अग्रसर था, और उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था उनके सपोर्ट में काम कर रही थी। यानी कहने का मतलब, अंग्रेजों के द्वारा अपने देश के कल्याण के लिए, अपने देश में आर्थिक विकास करने के लिए यहां से उन्हें सस्ती दर में और अच्छा कच्चा माल प्राप्त हो रहा था। तो इस तरह से वो उनके लिए एक सहयोगी देश के रूप में काम कर रहा था। तो कुल मिला के विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने भी ये बात कही कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। देखिए इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने, यानी इस बात से ये साबित होता है बच्चों कि वह उनके लिए एक धुरी का काम कर रहा था। क्योंकि यदि उन्होंने ये बात कही ना कि यदि हमारे साम्राज्य से भारत अलग हो जाता है तो हम अगर कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर भारत हमसे अलग हो जाता है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। क्योंकि ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा उन्होंने बच्चों, क्योंकि ब्रिटेन के लिए हम उनके लिए एक लाभकारी केंद्र के रूप में थे। यानी ब्रिटेन अपने महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत का शोषण कर रहा था, इसलिए वहां के वायसराय ने यह बात भारत के दृष्टिकोण में उन्होंने कही। आगे हम बात करें, भारत के इतिहास की बात करें तो भारत का अतीत काफी पुराना था, गौरवपूर्ण था, क्योंकि भारत एक संपन्न देश में गिना जाता था। यानी 17वीं शताब्दी के समय की अगर हम बात करें, यानी अंग्रेजों के आगमन से पहले की बात करें, तो भारत अपने आप में एक संपन्न देश था, खुशहाल देश था और विकास की ओर अग्रसर था। उस दृष्टिकोण में देखें तो एक धनी राष्ट्र के रूप में था, संपन्न राष्ट्र के रूप में था। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद हमारे देश में जैसे अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने यहां शोषण करना शुरू किया। तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा, भारत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र था, संपन्न था, गतिशील राष्ट्र था, उसकी अर्थव्यवस्था एक संपन्न रूप से गिनी जाती थी और दुनिया के विकसित देशों में भारत का नाम सुना जाता था। लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद भारत में शोषण हुआ, उनकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण, उनके भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई, पिछड़ गई और गर्त की तरफ चली गई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो भारत की अर्थव्यवस्था के आर्थिक पतन का कारण है। वही अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी से पहले की अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन के अधीन हम अंडर में थे, और ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन अपने देश में औद्योगिक ढांचे के विकास के लिए, अपने देश में औद्योगिक आधार को डेवलप करने के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त कर रहा था। यानी हम उसके लिए मात्र एक कच्चा माल प्रदायक देश के रूप में गिने थे, यानी हम उसके लिए एक तरह से कच्चा माल उपलब्ध कराने के रूप में काम कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने हमारा शोषण किया अपने महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। स्वतंत्रता के समय अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ गई थी, गतिहीन हो गई थी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त विचारधारा नहीं थी, पर्याप्त रूप से हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं थे, सहयोग नहीं था। यही कारण था कि हमारी स्थिति काफी दयनीय थी। तो दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट कही गई है बुक्स में कि स्वतंत्रता के समय हमारी आर्थिक स्थिति रियल में बहुत खराब थी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ गई थी, अविकसित थी, गर्त की ओर चली गई थी, और ये इसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजों द्वारा चलाई गई अनुचित आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के कारण। यानी उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत का शोषण किया। यानी कहने का मतलब शासन के नाम पे उन्होंने शोषण ही किया है और भारत की अर्थव्यवस्था निर्धन, गतिहीन और पिछड़ती गई। ठीक है बच्चों, आगे बात करें औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की स्थिति कैसी थी। देखिए करीब 200 साल तक अंग्रेजों का भारत में शासन रहा और हम उनके अधीन रहे। उस दौरान भारत में किसी तरह का कोई विकास नहीं माना जाता है, केवल निम्न स्तरीय विकास हुआ है। यानी अंग्रेजों ने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए भारत में शासन किया और शासन के नाम पर उन्होंने यहां शोषण ही किया। देखिए निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की बात करें तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों के भारत आगमन से पहले हम संपन्न थे,
मैं बताना चाहूंगा कि उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, यानी उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, लेकिन हम उस समय संपन्न थे, आय के अच्छे स्रोत थे और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। यानी भारत एक तरह से एक धनी राष्ट्र के रूप में था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने यहां पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, अनुचित आर्थिक नीति अपनाई और यहां से कच्चा माल सस्ती दरों में उठाकर अपने देश में हो रहे औद्योगिक ढांचे के विकास में लगा दिया। यानी कुल मिला के हमसे ही हमारा सस्ता माल लेकर अपने देश में ले जाकर निर्मित करके महंगे दामों में हमें बेचना शुरू किया। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तहस नहस कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने भारत का शोषण किया। तो यहां अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक विकास में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। अगर हम देखें तो अंग्रेजों के आगमन से पहले हम कृषि क्षेत्र थे, कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। उस समय अगर हम बात करें मुर्गी पालन, पशु रेशम कीट पालन, कृषि के बारे में बात करें, पशुपालन, ऐसे बहुत से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में हमारे जनसंख्या और जनाधिक्य उसमें शामिल था। और अगर उस समय का अगर हम देखें तो भारत का नाम विश्व के अन्य देशों में भी था और विश्व प्रसिद्ध नामों में भारत का नाम सुना जाता था, क्योंकि भारत में उस समय अगर हम बात करें तो रेशम वस्त्र के लिए, धातु आधारित वस्तु के लिए, बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के लिए उत्कृष्ट केंद्र था। यानी भारत का नाम उस समय भी इतिहास के पन्नों में गिना जाता था, भारत की कलाकृति को समझा जाता था। यानी विश्व के पटल पर अगर हम बात करें तो भारत एक उभरता हुआ देश था जो अपनी कलाओं के लिए, अपने संसाधनों के लिए, अपने उत्कृष्ट वस्तुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो यहां मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं बच्चों कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भी हम संपन्न थे, स्वतंत्र थे, खुशहाल थे, विकास की ओर अग्रसर थे और हमारे पास परंपरागत रूप से तकनीक के आधार पर हम कार्यरत थे। यानी हमारे पास उस समय सूती, रेशमी वस्त्र, धातु आधारित, बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं में हम उत्कृष्ट केंद्र थे। हमारे यहाँ लघु कुटीर उद्योगों का संचालन तो हुआ करता था। भारत विश्व भर में विख्यात हो चुका था, जिसमें अगर हम बात करें जैसे रेशम, सूती वस्त्र क्वालिटी रूप से हमारे रूप थे, संगमरमर की बात करें यह विश्व प्रसिद्ध हमारे यहाँ था, लकड़ी पे जो नक्काशी होती है उसके लिए हम विश्व प्रसिद्ध थे। यानी दुनिया के कई देशों में हमारे काम की पहचान थी, डिमांड थी, मांग थी, है ना बच्चों। सोने चांदी के आभूषण यहां से जाते थे, जैम ज्वेलरी का काम बहुत फेमस था। तो इस तरह से भारत विश्व में पहले से ही अपना लोहा मनवा रहा था अपनी कलाकृतियों के रूप से, विश्वविख्यात के रूप से। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा और हमारे सारे लघु कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे दमन होने लगा। आगे बात करें, एग्जाम्पल देखें कि किस प्रकार भारत अपनी कीर्तिमान विश्व विख्यात कर रहा था, किस प्रकार भारतीय आधारित उद्योग की पहचान विश्व में थी। तो उसमें एक सबसे बड़ी पहचान बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, और उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले ढाका का मलमल। देखिए वैसे बताना चाहूंगा ढाका का मलमल भारत का एक विश्व प्रसिद्ध था और अब वर्तमान में ढाका बांग्लादेश में चला गया और बांग्लादेश की राजधानी बन चुकी है। लेकिन उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। मैं आपको बताना चाहूंगा 15 अगस्त 1947 के समय जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए, जिसमें एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। वर्तमान में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वर्तमान में मूल पाकिस्तान जाना जाता है। यानी भारत के दो टुकड़े हुए थे, एक पूर्वी हिस्से का टुकड़ा और एक पश्चिमी हिस्से का टुकड़ा। जो पश्चिम है वो अभी इस समय पाकिस्तान है और जो पूर्वी हिस्सा है वो इस समय बांग्लादेश के रूप में गिना जाता है। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत एक बहुत बड़ा देश था और उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था एक संपन्न अर्थव्यवस्था के रूप में गिनी जानी थी। साथ ही भारत में जो महत्वपूर्ण उत्पादन के केंद्र थे, सूती वस्त्र, शहद के बारे में बात करें, इसके अलावा लकड़ी की नक्काशी के बारे में बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें संगमरमर के बारे में, पत्थरों के कार्य के बारे में, सोने चांदी के ज्वेलर्स के बारे में, हम काफ़ी चीज़ों में हमारी डिमांड थी, हमारी कलाकृतियों की विश्व में पहचान थी। तो इस तरह से बात करते हैं बंगाल के सूती उद्योग के बारे में। और बंगाल के सूती उद्योग में बात करें तो ढाका, जो कि बंगाल में अब इस समय बांग्लादेश में चला गया, ये वो प्रसिद्ध केंद्र था जहां पर मलमल का निर्माण होता था। अब ये मलमल क्या होता है? मलमल एक प्रकार का सूती कपड़ा होता है, बहुत ही पतले धागे का होता है, महीन धागों का होता है और एक महीन कपड़ा होता है। ये शाही कपड़ा माना जाता था और शाही वस्त्र में इसका प्रयोग हुआ करता था। इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। और उस समय रॉयल फैमिली के लोग इस कपड़े को पहनते थे क्योंकि ये बहुत मेहनत महीन धागे से निर्माण किया जाता था और महंगा हुआ करता था और इसकी डिमांड भारत सहित विश्व के अन्य देशों में हुआ करती थी। यानी इससे यह साबित होता है कि भारतीय
भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय भी विकास की ओर अग्रसर थी और हमारी कलाकृति विश्व प्रसिद्ध थी। यानी अंग्रेजों के आगमन से पहले हमारी स्थिति अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा और किस प्रकार भारत का दमन हुआ, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो आपको इस टॉपिक से, इस टाइटल से समझ में आ गया होगा कि हम यहां तुलना कर रहे हैं आजादी से। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था सामने क्या क्या समस्याएं थी, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी स्थिति कैसी थी और आने के बाद उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार शोषण किया और उस शोषण के नतीजे क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उस समय देश की सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरह से हम यहां पर बीते 200-250 साल का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था पर अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहां थी, कहां चली गई और इसे अब कहां ले जाने के लिए, इसका उत्थान और विकास करने के लिए, कल्याण करने के लिए भारत सरकारों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको इस हेडिंग से ये बात समझ में आ गई हो गई। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति। अब ये तो थी अंग्रेजों के आगमन से पहले की स्थिति, कि अंग्रेजों के आगमन से पहले हम संपन्न थे, हम एक विकास की ओर अग्रसर थे, हम खुशहाल थे, हमारी अर्थव्यवस्था एक गतिशील अर्थव्यवस्था थी और उस समय लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे विकास हो रहा था। साथ ही भारतीय उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का विश्व पहचान थी। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गहरा झटका लगा और इसके जख्म हमें, जब हमारी देश आज़ाद हुआ उस दौरान हमें देखने को मिला, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय गर्त की तरफ चली गई थी, एक तरह से निम्न स्तर पर चली गई थी और इसके उत्थान के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़े। आइए बच्चों, उस पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, यानी आजादी की उस पूर्व संध्या के दौरान देखें तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो वो काफी दयनीय थी। भारत की अर्थव्यवस्था गतिहीन हो चुकी थी, पिछड़ी हुई थी और ऐसी दशा में भारत की अर्थव्यवस्था को उठाना बहुत जरूरी था। ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में शासन किया और शासन के नाम पे उन्होंने शोषण किया और यहां उनके शासन करने के पीछे मुख्यतः दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य उनका यहां से कच्चा माल प्राप्त करना था ताकि वो अपने देश में हो रहे औद्योगिक विकास में उसका यूज कर सके, और दूसरा उसी माल को निर्मित माल के रूप में भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में बेचना ताकि मोटी इनकम कमाई वो कर सके। तो ये उनके उद्देश्यों से ये साबित हो रहा है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने निजी स्वार्थों का पूर्ण प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी और इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन ने विभिन्न प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक नीतियां भारत में थोपना शुरू कर दिया। यहां तक कि हम इसे कह सकते हैं अनुचित नीतियों का उन्होंने प्रयोग किया और शासन के नाम पर शोषण किया और इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था गर्त की ओर चली गई। अब इन नीतियों की वजह से भारत में क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्धन हो गई, गतिहीन हो गई। यानी हमें पता ही नहीं कि अब हमें आगे क्या करना है। जो हमारे विचारक थे, उद्योगपति थे, उनका शोषण होने लगा। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के कर लगा दिए गए, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलना बंद हो गया। कई तरह के ऐसे धीरे धीरे अनुचित प्रभावी नीतियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। वही हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई, निष्क्रिय हो गई और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में बदल गई। जहां हम अगर हम बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ हम औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे, सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर अग्रसर थी, वो वही प्राथमिक में रह गई। यानी अगर हम बात करें तो आजादी के समय अगर हम बात करें तो भारत की करीब 90% के आसपास जनसंख्या कृषि व कृषि से जुड़े व्यवसाय में ही सीमित रह गई। यानी हम आगे उत्थान ही नहीं कर सके। यानी हमें परंपरागत तकनीकों पर ही निर्भर रहना पड़ा और प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर रहना पड़ा और इसी वजह से भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर रही। और उसमें अगर हम बात करें तो जैसे मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, ऐसे बहुत सी तरह की बेरोजगारी देखने को मिली। भारत क्या करता था, मैं आपको बताना चाहूंगा भारत के बारे में, कि भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने का तथा वहां से बने माल को यहां पे आयात करने वाला एक केंद्र बन चुका था, एक देश बन चुका था। बस भारत अंग्रेजों के लिए यही काम कर रहा था। यानी भारत अपने आप में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उनका डेवलपमेंट रुक गया क्योंकि उन पर राजनीतिक आर्थिक रूप से सम्मिलित निर्णय बनाने का काम ब्रिटेन की महारानियों करती थी। इंग्लैंड से ये शासन प्रणाली चलती थी क्योंकि हम उसके औपनिवेशिक थे, हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो भारत का जो आर्थिक पतन जो हुआ वो उस दौरान हुआ और यही कारण था कि भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई।
औपनिवेशिक शासकों यानी अंग्रेजों ने कभी भी भारत के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुछ समाज सेवकों ने, अर्थशास्त्रियों ने, विचारकों ने इस राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किए, जिसमें अगर हम गिने तो सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने इस पर प्रयास किया, विलियम डिग्बी ने किया, उसके बाद बात करें फिंडले शिराज, जोशी वाडिया, इसके अलावा विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव ने, पीसी मालनोबिस ने, आर.सी. देसाई ने, ऐसे प्रमुख बहुत से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस पर भारत की अर्थव्यवस्था पर काम किया, राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किए। वही अगर हम देखें तो उस समय भारत की राष्ट्रीय आय निम्न स्तर पर थी और निम्न ही प्रति व्यक्ति आय थी, और यही कारण था कि विश्व की अगर हम तुलना करें विश्व के अन्य देशों के साथ, भारत की तुलना विश्व के अन्य देशों के साथ अगर हम करें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही नीचा था। ध्यान रखिएगा, यानी हमारी आर्थिक उस समय राष्ट्रीय बहुत ही कम स्तर पे थी और प्रति व्यक्ति आय तो और भी नीचे थी। यही कारण था कि हम विश्व के अन्य देशों के बराबर नहीं रहे और हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ती गई। भारत में प्रति व्यक्ति आय न केवल कम थी बल्कि उसमें वृद्धि की दर भी बहुत ही धीमी थी, यानी हम आगे हमारे पास पर्याप्त रूप से जब उच्चावचन का प्रयास नहीं हुए, हमारे उत्थान के लिए प्रयास नहीं किए गए, तो बच्चों इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो और दूसरा कारण, उस दौरान भारत में जनसंख्या का स्तर बढ़ता गया, रोजगार के अवसर कम पैदा हुए, तो रोजगार अवसर की कमी की वजह से, बेरोजगारी की दर बढ़ने से, कृषि पर आश्रित रहने की वजह से हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम रही। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश बनकर ही रह गया और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसी कारण से अगर हम देखें तो भारत के पास परंपरागत तकनीकें थी, उन्नत तकनीकों का अभाव था, पर्याप्त रूप से बीजों का अभाव था, महंगे बीज थे, कई यंत्रों का कृषि यंत्रों का अभाव था। तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में भी हम बात तो हमने कोई ज्यादा विकास नहीं कर पाया। यही कारण था कि आजादी के समय हमारे पास खाद्यान्न क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कमी थी और इसीलिए हमने इसके प्रयास के लिए भारत सरकार के द्वारा फिर बाद में हरित क्रांति भी लाई गई। इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो हम एक कृषि प्रधान देश बनकर ही रह गए और इसी कारण हमारे देश में बहुत सी तरह की बेरोजगारी उत्पन्न हुई और यही कारण था कि प्रति व्यक्ति की दर बहुत ही कम रही और परिणाम तो राष्ट्रीय भी कम रही। बच्चों आगे बात करते हैं कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, जैसे 20वीं सदी का आगाज हुआ, उस दौरान भारत में राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो वार्षिक दर मात्र 2% से भी कम थी, यानी उस समय जीडीपी हमारी 2% से बहुत कम थी और प्रति व्यक्ति उत्पाद की बात करें तो ये तो लगभग आय की बात करें तो ये केवल 0.5% के आसपास ही था। अब राष्ट्रीय की गणना सबसे पहले किसने करी? तो मैं आपको बताऊं, भारत में राष्ट्रीय की गणना व्यक्तिगत रूप से दादा भाई नारोजी ने की थी। दादा भाई नारोजी को भारत की आशा कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है और भारतीय राजनीति का पिता भी इन्हें कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले 1868 में राष्ट्रीय की गणना की थी, जिसके लिए उन्होंने लेखा वर्ष माना था वो 1867 से 68 या 1867 से 68 का मतलब होता है बच्चों कि 1 अप्रैल 1867 से 31 मार्च 1868 को उन्होंने वित्त वर्ष मानते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। ध्यान रखिएगा। और उन्होंने इस राष्ट्रीय की गणना करी तो उन्होंने इसको जिस लेख में लिखा उसका नाम था धन पलायन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। और एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में उन्होंने इसमें कहा था। और उस धन पलायन सिद्धांत में उन्होंने कहा कि ये अनिष्टों का अनिष्ट है, यानी इविल ऑफ ऑल इविल, यानी किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा है और किस तरह से यहाँ का धन विदेशों में जा रहा है। यानी कहने का मतलब हमारे यहाँ किसान को पर्याप्त उपज का मूल्य नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ कारीगरों को उनकी कीमत नहीं मिल रही, हमारे यहाँ उद्योग धंधों का पतन हो रहा है, हमारे कच्चा माल हमसे ही सस्ती दर में लेकर हम ही बाद में महंगे दामों में बेचा जा रहा है। तो इस तरह से भारत को किस प्रकार भारत एक संपन्न राष्ट्र था, उस भारत को कैसे गरीब बना दिया जा रहा है, कैसे निर्धन राष्ट्र की तरफ धकेला जा रहा है, ये बात उन्होंने अपनी इस बुक के माध्यम से कही। और उस समय उन्होंने कहा कि भारत के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए वार्षिक थी, यानी उस समय हमारी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उन्होंने उस समय बताई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां बच्चों क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बच्चों ध्यान रखना, दादा भाई नारोजी थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अब बात करें, देखिए राष्ट्रीय की गणना दादा भाई नारोजी ने करी, फिंडले शिराज ने करी, जोशी वाडिया ने करी, बहुत से व्यक्ति आए जिन्होंने अपने अपने पक्ष रखे और अपने अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं के आधार पर, पैमानों के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय की गणना करी। लेकिन भारत में वैज्ञानिक रूप से पहली बार राष्ट्रीय की गणना किसने करी? शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राष्ट्रीय की गणना किसने करी? तो विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव ने सबसे पहले 1932 में इस फॉर्मूले को दिया।
मैं बताना चाहूंगा औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान यानी अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव, इनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव, शॉर्ट में इन्हें VKRV राव कहते हैं बच्चों। इनके द्वारा राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय गणना करने के लिए उन्होंने विधियां बताई और उसी के आधार पर वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय गणना की जाती है। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु जिस विधि को लेखा पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो बच्चों विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव ने किया था। इसलिए यहां ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय की गणना करने के लिए लेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बच्चों ध्यान रखना, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव ने किया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। ये जो कंटेंट मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं उन कंटेंट को आपको ध्यान से सुनना है, राइट डाउन करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये आपके बुक्स में दे रखा है और आपको इन चीजों को समझना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं कंटेंटों से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो यहाँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आना होगा। तो अभी तक आपने क्या समझा बच्चों? अभी तक आपने समझा कि किस प्रकार एक हम संपन्न थे, खुशहाल देश थे, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व का बहुत पुराने देशों में भारत को गिना जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये एक संपन्न अर्थव्यवस्था थी। भारतीय संस्कृति की बात करें तो ये विश्व धरोहर रह चुकी है और यहाँ से इसकी संस्कृति का हिस्सा बहुत से देशों से इसको जोड़ा गया है। तो भारत एक विश्व का एक महान देशों में शामिल है। लेकिन किस तरह यहाँ पर ब्रिटिश शासन के बाद भारत का आर्थिक पतन हुआ, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आपके यहाँ तक समझ में आ गया। इसी साथ पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र उस समय हमारे आर्थिक विकास के सामने कौन कौन सी बाधाएं थी। तो यहाँ तक मैंने आपको पार्ट फर्स्ट बताया, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन स्पीच। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशंस, राइटिंग पोर्शन में भी हमारा जो फोर्थ प्रश्न आता है, फोर्थ क्वेश्चन आता है, वो किसके ऊपर बेस्ड आता है? कंपोजिशंस के ऊपर बेस्ड आता है। आर्टिकल और स्पीच, इसके बारे में बात की जाती है, इसके बारे में हमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और यह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्किंग स्कीम भी इसकी बहुत अच्छी है, तो हमें इनको पढ़ने में कहीं पे भी ढिलाई नहीं करनी है। और आज हम इसमें कंपोजिशन में क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? स्पीच, और स्पीच का भी पार्ट फर्स्ट। चलें बच्चों, अपनी अपनी कॉपीज लेने और पेन लेने। क्यों? क्योंकि कॉपीज पेन लेके बैठेंगे तभी तो मेरे साथ डिस्कशन के बाद में इसे नोट डाउन करेंगे ना। सो स्टार्ट। सबसे पहले तो स्पीच कितने तरीके की होती है बच्चों, ये देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ स्पीच क्या है इसमें देखें। डिस्क्रिप्टिव स्पीचेस बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट। हमारी जो स्पीच है वो विजुअल इनपुट, मतलब आपको कोई पिक्चर दे दी गई, उस पिक्चर को देखते हुए उसको स्पीच को प्रिपेयर करना है। सेकेंड वन इज स्पीच बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। डिस्क्रिप्टिव स्पीच है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? वर्बल इनपुट। इट मीन्स आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं और उन शब्दों की या उस टॉपिक की हेल्प से, टाइटल की हेल्प से आपको पूरा एब्रिविएट करना है अपने स्पीच को। स्पीच तो समझ रहे हैं ना बच्चों, भाषण। हम भी तो स्कूलों में भाषण देते हैं ना, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या हमारी मॉर्निंग असेंबली में समथिंग स्पेशल होता है। आपका खुद का दिन एक और होता है ना, जिसमें आपको कुछ न कुछ कहानी या कुछ ऐसा भाषण किसी अपने महापुरुष के ऊपर सुनाने के लिए कहा जाता है। तो वही चीज है, हम कहीं डिफरेंट कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हैं। एक और तरीके से स्पीच लिखी जाती है, वो क्या है? आर्गुमेंटेटिव स्पीच है
किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ऑन विजुअल इनपुट। किसके ऊपर बेस्ड है? विजुअल इनपुट के ऊपर बेस्ड है। एंड एक और स्पीच है आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच के अंदर ही, वो क्या डिस्क्राइब कर रही है बच्चों? वर्बल इनपुट। वही शब्दों के ऊपर है। तो हमने क्या पढ़ा? डिस्क्रिप्टिव स्पीच ऑन विजुअल इनपुट, डिस्क्रिप्टिव स्पीच ऑन वर्बल इनपुट, आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच ऑन विजुअल इनपुट एंड आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच ऑन वर्बल इनपुट्स। तो यहाँ पे हम जो है स्पीच भाषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाषण लिखने का क्या तरीका है, इसको भी समझ लिया जाए। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट है कि हम अपनी स्पीच को कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। हमें सबसे पहले स्पीच शुरू करते हैं तो टाइटल जरूर मेंशन करना होगा, उसका टॉपिक जरूर लिखना होगा। उसके बाद में फॉर्मल एड्रेस हम क्या करते हैं? हम कहीं पे स्पीच दे रहे हैं तो हमारे सामने जो भी ऑडियंस बैठे हैं, उन ऑडियंस में भी कोई गजेटेड है, गजेटेड बोले तो कोई गेस्ट हैं, कोई आपके सीनियर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या कोई दूसरे रेस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? एक फॉर्मल एड्रेस जरूर करेंगे। उसके बाद में क्या है? थैंक्स फॉर इनविटेशन, आपको बुलाया गया इसके लिए थैंक्स। और अब है इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन, जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास में जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, प्रभावशाली इफेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा अनाउंसमेंट्स हैं टॉपिक के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। अनाउंसमेंट्स करने के बाद में, इट मीन्स टॉपिक के बारे में लिखने के बाद में हमें इसका बॉडी पार्ट लिखना है, और इसको बॉडी पार्ट लिखने के बाद में जो कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूजन करने के बाद में एक लास्ट जो हमारे पास में क्या है? फॉर्मल थैंक्स। थैंक्स टू एवरीबॉडी टू हियर मी, जो कर्टसी हम बोलते हैं उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक स्पीच लिखने के लिए टॉपिक के बाद में हम एड्रेस कर रहे हैं सामने वाले को, एड्रेस करने के बाद में हम अपना इंट्रो दे रहे हैं, हम कौन हैं, हम किस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं, ऑलरेडी मेंशन कर दिया है हमने। तो उस चीज को हमें जरूर इंक्लूड करना है। इसके अलावा देखिए हमने बात की स्पीचेस, स्पीच का फॉर्मेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्पीच। डिस्क्रिप्टिव स्पीच भी किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ऑन विजुअल इनपुट। डिस्क्रिप्टिव स्पीच भी किसके ऊपर शो हो रही है? विजुअल। इट मीन्स हमें कोई पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पिक्चर के बेस्ड हमें अपना स्पीच डेवलप करना है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बन रहा है उसको देखते हैं हम। लुक एट द फॉलोइंग विजुअल इनपुट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर को आप देखें। राइट अ स्पीच इन 100 वर्ड्स, और उस स्पीच पे 100 वर्ड्स पे लिखें। क्या है? ऑन टॉपिक दे रहे हैं, देखिए बच्चों, ऑन मोबाइल हैंडसेट्स टू स्टूडेंट्स, अ बून और अ बैन। स्टूडेंट्स के हाथ में। क्वेश्चन आप ही सबके लिए है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर भी बेस्ड है। तो देखें क्या हो रहा है यहाँ पे कि मोबाइल जो हैंडसेट्स हैं आजकल ज़्यादातर बच्चों के पास में होते हैं, लेकिन वो क्या है? एक बून है या बैन है। उन्हें कंटिन्यू बच्चों के पास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। टॉपिक, सबसे बड़ी बात है आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब टॉपिक क्लियर हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि अच्छा विजुअल इनपुट बोला है, विजुअल इनपुट बोला है तो हमें एक पिक्चर भी डेवलप करके दी गई है। पिक्चर में क्या शो हो रहा है बच्चों? जब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो बट नेचुरल मोबाइल, बट इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या किया गया कि कॉल्स पे ध्यान दे रहे हैं या फिर
ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कॉल देख लिया, कॉल देख के इंटरनेट पे बैठ गए, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मारते रहे और उसके बाद में व्हाट्सअप तो है ही है हमारे पास में। तो एज ए स्टूडेंट इट इज़ अ बून और अ बेन। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी हेल्प से, विजुअल इनपुट की हेल्प से अपना स्पीच। तो स्पीच करने के लिए हमने फॉर्मेट में क्या पढ़ा है बच्चों, थोड़ा सा याद करें। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टॉपिक। टॉपिक बड़ा है इसलिए 2 लाइनों में आ रहा है। मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट्स अ बून और ए बेन। क्वेश्चन में से ही लिया गया है, नथिंग स्पेशल। हम बार बार कहते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है, स्पीच किसके द्वारा है। आर्टिकल में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है वह मेंशन करना है। यहाँ पे स्पीच किसके द्वारा बोली जा रही है ये भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे कौन है, मनोज। स्पीच देने वाले बंदे कौन है, मनोज। तो यहाँ तक अपना क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। सेम पैटर्न ऑफ आर्टिकल। हम कंपोजिशंस पढ़ रहे हैं। कंपोजिशन में हमारे पास में 2 टॉपिक हैं। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में, दूसरा है हमारा ये जो स्पीच हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। अब हमें क्या करना है, फॉर्मल एड्रेस करना है। किस किस को करना है देखिए, ऑनरेबल प्रिंसिपल, जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स। हम जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो स्टेज पे हमारे सामने जो बैठे होते हैं उनको हमें एड्रेस करके बोलना है, प्रिंसिपल, जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स। हमारी स्टार्टिंग स्पीच ऐसी ही है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अपनी स्पीच को इंट्रो देते हुए अफेक्टिव इंट्रो देना है, अफेक्टिव एंट्रेंस के रूप में उसको शो करना है विद द अफेक्टिव वर्ड्स। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन मोबाइल हैंडसेट्स टू स्टूडेंट्स अ बून और ए बेन। मनोज क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपना फॉर्मल एड्रेस दिया इन सबको और उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि आज मैं अपनी जो स्पीच है वह इस टॉपिक पे देना चाहता हूं। तो हमें टॉपिक का नाम कहाँ से मिल रहा है, हमारा क्वेश्चन जो है वहीं से हमें टॉपिक का नाम मिल रहा है। तो यहाँ तक इजी गोइंग वे में आप सबको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी डेवलप अ स्पीच। उसके बाद में देखिए हमें इसका बॉडी पार्ट इंक्लूड करना है। बॉडी पार्ट स्पीच का बनाते वक्त छोटे छोटे सेंटेंसेस, आप कहेंगे बिंदु मैडम एक ही चीज कहती है, छोटे छोटे सेंटेंसेस। सही तो कहती हूँ बच्चों। क्यों सही कहती हूँ, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होती है। दूसरा, हम किसी चीज को इजी गोइंग वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो स्टार्ट, हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। आगे जो बॉडी पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। In the present era, mobiles are the necessity for everyone. हम सबको पता है कि अभी जो ये जो टाइम आया है, इस टाइम में जो मोबाइल्स हैं वो एक नेसेसिटी हो गई है, सभी के लिए हुई है। तो बट नेचुरल किसके लिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स के लिए तो होनी ही है। विल बी इन टच विद देयर पेरेंट्स। क्यों है स्टूडेंट्स के लिए, देखिए तो आप देखिए यहाँ पे जो नेसेसिटी है वो सभी के लिए है, स्पेशली टू स्टूडेंट्स। व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक मोबाइल। स्टूडेंट्स क्यों मोबाइल रखेंगे, देखें इस चीज को भी एक्सप्रेस करना है हमें। स्पेशली द स्टूडेंट्स विल बी इन टच विद देयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अदर इन देयर एब्सेंस। हम अपने टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स से, फ्रेंड सर्किल में, और हमें अपने किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म पे आप जैसे यूज़ करते हैं ज़्यादातर बच्चों, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी बात रखनी है तो भी आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। स्टूडेंट कैन रिसीव एंड सेंड देयर मैसेजेस। सबसे पहले हम पॉजिटिविटी की ही बात कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल रखना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं या फिर वो बाहर घर से बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स उनके टच में रहते हैं, टीचर्स के बच्चे टच में रहते हैं, रिलेटिव्स के टच में रहते हैं। और इसके अलावा और क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो
रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं मैसेजेस को। मैसेजेस का भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ रहा है बच्चों, आपको पता है एंड्रॉयड फोन्स में भी एसएमएस भी है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, ट्विटर भी है, इंस्टा भी है, तो बहुत चालू हो रहे हैं प्रोग्राम्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना बच्चों मोबाइल पे। तो अगर आप ज़्यादा टाइम मोबाइल पे दे लोगे तो अपनी स्टडी पर कितना टाइम दोगे। देखिए और क्या क्या है। By Android mobiles, students can use the facility of taking live classes on different platforms। और जब स्टूडेंट्स के पास में एंड्रॉयड फ़ोन होगा, हम अभी बात ही कर रहे थे कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस और क्या नया चीज़ क्या चला है बच्चों, कि बच्चों की लाइव क्लासेस चल गई हैं। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी हमें मोबाइल फोन्स ने दी है। तो हम अपने मोबाइल हैंडसेट के द्वारा लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जूम, वेबएक्स, गूगल मीट, XYZ, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे बच्चों की लाइव क्लासेस चलती हैं। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल हमें टीचर से कुछ पूछना है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या अपने पेरेंट्स से बात करनी है, पेरेंट्स आर डिस्टेंस्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, तो क्या होगा, पेरेंट्स भी तसल्ली कर लेते हैं, हाँ भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली है, हमारा बच्चा सही है। और मेनली जब हम बच्चों के पर्पज से देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर से, लेक्चरर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। बाय इंटरनेट कनेक्शन स्टूडेंट्स कैन सी देयर, देखिए मैंने बार बार क्या बात की, जब हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन की बात हम भूल ही नहीं सकते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी हो गया है। तो बाय इंटरनेट कनेक्शन स्टूडेंट्स कैन सी देयर रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम आता है, आजकल एग्ज़ाम के रिजल्ट्स किस में आते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर्स में। पुरानी बात है, आजकल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट न्यूज़पेपर्स में नहीं आते हैं, आजकल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स इंटरनेट पे हमें देखने पड़ते हैं। तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स हैं एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसके ऊपर वो काउंसलिंग कर सकते हैं, या और भी कई कार्य वो इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। सो पॉजिटिव काम भी अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए ये पहले पॉजिटिव पक्ष रख दिया गया है, बून क्यों है ये रख दिया गया है, और अब बैन क्यों किया जाए, उन पे रोक क्यों लगाई जानी चाहिए। देख इसको डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, कौन स्पीच बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों, मनोज स्पीच बोल रहे हैं। ओके, अब मोबाइल हैंडसेट कैन बी अ बैन आल्सो, मोबाइल हैंडसेट को बैन भी कर दिया जाना चाहिए। क्यों बैन कर दिया जाना चाहिए, इट्स रेज कैन कॉज डिजीजेस, जो मोबाइल्स हैं इनकी जो रेज हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, डेंजरस हो जाती हैं, और इनकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस भी डेवलप हो रही हैं। स्टूडेंट्स अटेंशन स्पेशली डाइवर्टेड बाय मोबाइल्स, स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो मोबाइल्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। पढ़ना चाहते हैं बुक में से, तभी क्या होता है, किसी की कॉल आ गई, कोई फ्रेंड व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, उसका आपके पास में सिग्नल आ गया, अरे ट्यून आई है, ज़रूर मेरे फ्रेंड ने व्हाट्सएप किया, अरे कुछ और नया आया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं। दस मोबाइल्स इज बोथ बेनफुल और गेनफुल, कितनी बड़ी बात अपने कंक्लूजन में कही है कि इसीलिए मोबाइल हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, बेनफुल भी है और गेनफुल भी है। बट एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द यूजर, सारी बात किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, यूजर। आप जो हैं स्टूडेंट, आप अपने मोबाइल हैंडसेट का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है, यह चीज डिपेंड करती है। लास्ट में आपको स्पीच सबने सुनी है तो आप क्या कहेंगे, थैंक्स ए लॉट।
तो यहाँ पर स्पीच बहुत ही इफेक्टिव तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से समझाई गई और उन सेंटेंसेस के माध्यम से बताया गया कि आगे क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। इट इज विजुअल बेस्ड स्पीच। क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों हम सबसे पहले। लुक एट द फॉलोइंग विजुअल इनपुट एंड बाय यूजिंग इट राइट अ स्पीच इन 100 वर्ड्स। स्पीच कितने शब्दों में लिखनी है? 100 वर्ड्स में। ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। व्हाट इज द टॉपिक फॉर योर स्पीच बच्चों? इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस प्रेजेंट इरा, प्रेजेंट मोमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेल्फ स्टडी के क्या मायने होते हैं? क्या ढेर सारी बुक्स ले ली और हम उन बुक्स के आर पार बैठ गए, बुक्स को हमारे आर पार रख लिया और हम बीच में बैठ गए कि हम पढ़ रहे हैं? क्या ये सेल्फ स्टडी होती है बच्चों? हमारे हिसाब से तो ये सेल्फ स्टडी नहीं होती है। सेल्फ स्टडी बोले तो आप देखिए कि बहुत ही जरूरी होता है अपना टाइम मैनेजमेंट करके बैठना। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको और क्या करना होगा बच्चों? अपना सिलेबस डिवाइड करके उसको सिस्टमेटिक वे से अलग अलग डेज के हिसाब से और डेज में भी आवर्स के हिसाब से डिवाइड करके उसे लेना होता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि दिस प्रेजेंट इरा इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए एक सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस वही व्यक्ति या वही बच्चा समझ सकता है जो बहुत ही मेंटल पावर के साथ रहता है। और आप सब इसमें रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि मेंटल पावर हर बच्चे के अंदर होती है, जरूरत होती है उसको प्रॉपर यूज करने की। तो कैसे यूज करेंगे हम? एक स्पीच है जो कि राहुल के द्वारा दी गई है, उसको पढ़ते हैं। राहुल क्या कहना चाहते हैं अपनी स्पीच में? बच्चों स्पीच जब लिखते हैं तो हमने फॉर्मेट में पढ़ा था कि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी करेंगे, टॉपिक का टाइटल का नाम लिखेंगे और डिलीवर कौन कर रहे हैं? द स्पीच इज डिलीवर्ड बाय राहुल। द स्पीच इज डिलीवर्ड बाय राहुल। ओके, उसके बाद में सबसे पहले हमें पता है कि हमें जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो एक स्पीच लिखने के लिए क्या जरूरी होता है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड यहाँ पे जो राहुल हैं वो अपने टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। यहाँ जब टॉपिक का बता देंगे उसके बाद में इस टॉपिक को आगे वो डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू in order to qualify for an examination। इम्पोर्टेंट बात मैं बार बार कह रही हूँ, प्रेजेंट इरा में भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है ये स्पीच। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एन एग्जामिनेशन। यहाँ पे राहुल का ये मानना है कि आप एग्जामिनेशन तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप प्रॉपर रूप से सेल्फ स्टडी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और इतना अच्छे से करेंगे कि आप सिर्फ पास ही नहीं अच्छे स्कोरिंग मार्क्स भी गेन करेंगे। वॉन्ट यू लाइक टू स्टैंड ऑन योर ऑन फीट। कितनी अच्छी बात कही है कि क्या अपने पैरों पे आप नहीं खड़े होना चाहते हैं? इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि लो मैं तो मेरे पैरों पे तो खड़ा हूं, हाथों पे थोड़े खड़ा हूं। नहीं बच्चों, इसका मतलब है कि हम एक आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट के रूप में एक पोजीशन होल्ड करें। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। इसको इम्पोर्टेंस के रूप में, इसको अपने जीवन के गाइडलाइंस के रूप में भी हम देखेंगे। When you do self study, देखिए इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। When you do self study, you don't depend on others। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति, दूसरे मोबाइल, दूसरे और कहीं पे डिपेंड होने की कतई जरूरत नहीं पड़ती है। किसके लिए नहीं पड़ती है? फॉर गाइडेंस।
फॉर गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टॉपिक ले रही हूँ, छोटा सा एक इंसिडेंट बता रही हूँ। आपकी टीचर क्या बताती है बच्चों कि मैं कल लेसन 4 लूंगी, तो आप सब लोग घर से पढ़ के आइएगा। तो होता क्या है कि 20 की क्लास है, 20 बच्चों की क्लास है, 20 बच्चों की क्लास में से जो 5-7 बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, हाँ मैम ने बोला है तो हमें कर ही लेना चाहिए, और वो घर पे उस चैप्टर को रीड आउट करके आते हैं। नेक्स्ट डे मैम जब स्टार्ट करती है और एक इंट्रो देती हैं, तो इंट्रो में वो जो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल बातें होती है, वहां पे बच्चों से चेकल आउट करना चाहती हैं, बच्चों से निकालना चाहती हैं चीजों के बारे में। और होता क्या है बच्चों, जो 5-7 बच्चे चैप्टर को रीड आउट करके आते हैं वो सबसे पहले हैंड रेज करते हैं, यस मैम आई विल गिव द आंसर फॉर दिस वन। तो कितना अच्छा लगता है टीचर को भी कि मैंने कहा और बच्चों ने फॉलो अप किया। और धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों को गाइडेंस की भी जरूरत नहीं होती है कि मैम कहेगी तो ही हमें करना है, सर कहेंगे तो ही हमें करना है। उनको अपने आप पे ही वो डिपेंड हो जाते हैं, सेल्फ गाइडेंस अपने आप सेल्फ मोटिवेट होके गेन करते हैं। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज टू ड्राफ्ट शेड्यूल। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या करना होगा, कि सबसे पहली आवश्यकता, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल ड्राफ्ट योर शेड्यूल। अपना एक शेड्यूल, अपना एक टाइम टेबल फिक्स करेंगे एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल इन अ सिस्टमेटिक मेथड। और क्या करेंगे आप कि अपने गोल को, गोल में से एक टारगेट आपने अचीव किया है, बच्चों छोटे छोटे टारगेट दीजिए अपने आप को। हम नहीं कहते कि आप बड़े टारगेट दीजिए, आप आज एक दिन का टारगेट लेके चलेंगे अपने साथ, और उस दिन के टारगेट में आप क्या लेके चलेंगे बच्चों, आप कहेंगे कि आज मैं अपने 4 टॉपिक्स को, 4 सब्जेक्ट के 4 टॉपिक्स को कवर करूंगा या करूंगी। और उन 4 टॉपिक्स के लिए आप अपने टाइम को डिवाइड करेंगे, 1-1 आवर 4 टॉपिक्स को देंगे। और उन 1-1 आवर देखते वक्त 1-1 घंटा देते हैं, तो उसमें भी कि मैथ्स भी कवर करना है आपको। इन द सेकेंड आवर आप साइंस ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, या फिर अपना एसएसटी पोर्शन है, संस्कृत पोर्शन है, इनको आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आपका क्या हुआ, आपने एक सिस्टमेटिक गोल बनाया और उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और कंसंट्रेट करने से आपसे क्या होगा, सिस्टमेटिक मेथड से आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इफ यू गो फॉर ए कोचिंग और ट्यूशन, your time is wasted in going and coming back। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा है वो तो सेल्फ स्टडी कर रहा है, और एक दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो कोचिंग भी जा रहा है और वो कहीं ना कहीं ट्यूशन या कोचिंग अटेंड कर रहा है। तो होता क्या है बच्चों कि जब ऐसा होता है तो कोचिंग जा रहे हैं उससे आधा घंटा पहले आपको तैयार होना है, व्हीकल लेके डिस्टेंस अगर है तो वहां पे तक पहुंचना है, देन अगेन द सेम प्रोसेस फॉर कमिंग बैक। तो 1 घंटा आपका यहाँ किल हो गया, प्लस क्या हो रहा है आपका वेस्टिंग टाइम के साथ साथ कमिंग बैक भी आप कर रहे हो, एंड यू सेव योर प्रेशियस एनर्जी आल्सो। इतना आने और जाने का टाइम, वहां पे ठीक है आपने 1 घंटा स्टडी कर ली, बट आने जाने का टाइम आपका वेस्ट हो गया। और क्या आपका वेस्ट हो गया, आपकी जो प्रेशियस एनर्जी है जिसको कि आप यूटिलाइज कर सकते थे, विच यू कैन यूटिलाइज इन अदर इंपॉर्टेंट रीडिंग्स। आप अपने इंपॉर्टेंट रीडिंग्स दूसरे टॉपिक्स भी कवर अप कर सकते थे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर सकते थे। तो वह जो टाइम है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों कि पढ़ाई के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान देंगे। फाइनली योर मनी इज सेव्ड। और लास्ट ऑप्शन तो है ही है हमारे पास में कि जो इम्पोर्टेंट पैसा कोचिंग्स और ट्यूशंस के नाम पे दिया जाता है वह बच जाएगा। Thus सेल्फ स्टडी इज हाईली इम्पोर्टेंट। इसलिए राहुल कहते हैं, और स्पीच की जो राहुल ने डिलीवर की है स्पीच,
कितना इम्पोर्टेंट मैसेज हम सबको दे रही है, हम सब बच्चों को, बच्चों बोले आप सबको दे रही हैं। क्या दे रही हैं कि अभी भी आपके पास में टाइम है, यू विल मैनेज योर टाइम इन अ सिस्टमेटिक वे टू अचीव योर गोल। बहुत ही अच्छी बात है और हम तो एज ए टीचर यही चाहेंगे कि आप सब लोग अपने इस गोल को अचीव करें। एंड इन द लास्ट राहुल क्या कह रहे हैं सबको अपनी स्पीच के अंदर, क्या कहा जा रहा है राहुल के द्वारा? थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। किसके लिए कहा? क्योंकि जो स्पीच लिखी है वो वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी बच्चों ये स्पीच? और मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ और मेरे जैसे सभी टीचर्स जो पढ़ाई के लिए बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, उन सब की क्या है कि बच्चे सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने हमारा वीडियो देखा, उसे राइट डाउन करने के बाद में हमारे मैटर अपने कॉपी में कलेक्ट हो गया है, और क्या, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। होप ये स्पीच आपको समझ में आई होगी और इस स्पीच का जो मोटो है समझाने का, वह भी आप ग्रैस्प करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? स्पीचेस को, आर्टिकल्स को कवर अप करते जाएंगे और बार बार इनके प्रैक्टिस करते जाएंगे। हमने अभी विजुअल इनपुट के ऊपर बेस्ड स्पीचेस देखी थी। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए वर्बल इनपुट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ले जाए? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। रोज रोज तैयार हो जाते हैं। तो ये अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। आज अचार, कल मेला, परसों शादी। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। बच्चों, आज हमने पढ़ा कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 1 व कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन स्पीच। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में लेखाशास्त्र विषय में लेखांकन एक परिचय, रसायन विज्ञान विषय में पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण व कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था परिचय और बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 3130001।